जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या तो सीए कर रहे हैं या सीए करना चाहते हैं। तो मैंने रिसेंटली सितंबर 25 का अटेम्प्ट दिया था सीए फाइनल का एंड मैंने बहुत ग्रुप के लिए अपेयर किया था। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगी कि क्या रहा है, पर उससे पहले मैं आपको अपने आंसर्स और आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स चेक करवा देना चाहती हूँ। तो मैंने रीवेरिफिकेशन एंड आरटीआई दोनों में अप्लाई करा था। आरटीआई से मॉर्निंग में मुझे अपनी कॉपीज रिसीव हुई है। मैं आपको ओनली एक पेपर का ग्लिच बता रही हूँ, आप आइडिया लगा सकते हो कि 6 पेपर में कितने ग्लिचेस हुए होंगे। ये है फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन विच आई गॉट 25 आउट ऑफ 70। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सबसेक्शन नंबर बी, जिसमें बहुत ही ज्यादा एम्बिग्यूटी थी। तो आईसीआई ने 3 अल्टरनेटिव्स आंसर दिए हैं, जिसमें से मैंने सेकंड अल्टरनेटिव आंसर को परफॉर्म किया था अपने आंसर शीट में। ये है आईसीआई का सेकंड अल्टरनेटिव आंसर। इस अल्टरनेटिव में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को 11% मानकर पूरा आंसर सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आईसीआई ने क्लेरिफाई भी कर रखा है अल्टरनेटिव आंसर। स्टार्ट होगा $30,000 को हम ओपनिंग बैलेंस 74 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, वो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा। देन हम फाइनेंस कॉस्ट निकालेंगे एंटायर ईयर के लिए 11% से एंड उसको कन्वर्ट करेंगे 72 रुपीज से, जो कि एवरेज रेट होगी। बट जो एक्चुअल पेमेंट होगा वो 2400 का 78 रुपीज पे कन्वर्जन पे होगा। और ये टेबल बनाकर इन्होंने शो कर रखा है, डॉलर के अंदर ये टेबल बनी हुई है। देन लास्ट स्टेप में एक्सचेंज गेन और लॉस निकलेगा, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप का डिफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज रेट डिफरेंस निकाल रखा है 1,39,800। ओके, और जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो हमारा P&L अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। ओके, आंसर्स की सारी स्टेप्स आपको समझ आ चुकी है कि 4 स्टेज में हमको आंसर करना है। कुल मिला के हमको आंसर में एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है। करेक्ट। नाउ जो मैंने आंसर प्रेजेंट किया है वो मैं आपको शो कर देती हूँ कि नाउ ये मेरी आंसर शीट है। क्वेश्चन नंबर 4 सबसेक्शन नंबर बी, लोन $30,000 को 74 के ओपनिंग बैलेंस पे कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में। देन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। अब डिफरेंस इतना सा है कि मैंने सेकंड एंड थर्ड स्टेप को एक साथ करा है, मतलब मैंने कन्वर्जन भी उसी टेबल में करा है एंड डॉलर की जो टेबल है वो भी मैंने इसी के अंदर बनाई है। और ऐसा ही अजय अग्रवाल सर ने हम लोगों को आंसर्स में करवाया था। इस टेबल में सब कुछ क्लियरली शो है। 30,000 का मेरा लोन है जिसको मैंने 74 रुपीज पे ओपनिंग एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करा है। देन इंटरेस्ट रेट लगाई है 11% से एंड उसको एवरेज रेट 72 पे कन्वर्ट करा है। जो एक्चुअल पेमेंट है 2400 का, उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 78 पे कन्वर्ट करा है। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा $30,900 का, वो भी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अपना डिफरेंस अमाउंट निकाला है। यहाँ मैंने लिखा है इंक्रीज पेमेंट। ठीक है, मतलब ड्यू टू एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस की वजह से मेरा पेमेंट इंक्रीज हो गया, मतलब लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सब बोलेंगे इंक्रीज इन पेमेंट क्यों लिखा, एक्सचेंज लॉस लिखना चाहिए था। ये देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सचेंज लॉस फॉर द ईयर 2024 से 2025 में आराम से बॉक्स बनाकर क्लियरली दिखाया है कि 1,39,800 का मेरा एक्सचेंज लॉस है। अकॉर्डिंग टू आईसीआई सजेस्टेड आंसर मेरा आंसर यही खत्म हो जाता है। स्टिल मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी किया है ताकि कल कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके कि आपने आंसर अधूरा लिखा था इसलिए कम नंबर मिले। मैंने फाइनेंस कॉस्ट भी दिखाई है, मैंने क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाया है लोन का 31 मार्च 2025 को एंड देन मैंने एक जनरल एंट्री भी पास कर दी है कि भाई साहब ये एक्सचेंज लॉस मेरा P&L अकाउंट में जाएगा और मेरी लोन की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 1,39,800 से, जबकि इतना मांगा भी नहीं था। ये सेम केस मेरे साथ पिछले टाइम में भी हुई थी, इसलिए मुझे सेटअप में कोई रिस्क नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा काम भी यहाँ पे करा हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का बी। ये क्वेश्चन इंड AS 36 इम्पेयरमेंट का है। पहले आईसीआई का आंसर देख लेते कि इन्होंने क्या प्रेजेंट कर रखा है। सबसे पहले इन्होंने वैल्यू इन यूज निकाला है, सारे कैश फ्लोज को पीवी करके जो अमाउंट आया वो हमारा वैल्यू इन यूज हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में रिकवरेबल अमाउंट निकाला। रिकवरेबल अमाउंट हमारा आया है 62,23,400। करेक्ट। थर्ड स्टेप में हमारा आएगा इम्पेयरमेंट लॉस। इसमें हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट का जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। थर्ड स्टेप में हमने सेट ऑफ किया है इम्पेयरमेंट लॉस। मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3,80,000 ऑलरेडी पड़ा था, तो पहले इम्पेयरमेंट लॉस में उससे सेट ऑफ करूंगी। देन जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 2,16,600 का, वो मैं P&L में ले जाऊंगी। यही करा हुआ इन्होंने। देन रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाला है लास्ट स्टेप के अंदर किया आएगा। सबसे लास्ट में हमने रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाल दिया है विच इज 12,44,680 रुपीज पर एनम हमारा क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आईसीआई की मेंटालिटी समझ गए, सारी स्टेप समझ गए। अब मैं बताती हूँ अपनी आंसर शीट का आंसर कि मैंने क्या करा है। ये है मेरा 6 का बी, जिसमें मैंने भी यही करा है, टेबल बनाई है, सारे कैश फ्लोज को पीवी करके मैंने अपना वैल्यू इन यूज निकाल लिया। देन अब मैं क्या करूंगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करूंगी। इम्पेयर टेस्टिंग में क्या होगा, मेरा कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर जो होगा वो मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। एंड अगर मेरा कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होता है तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है। और वो क्या होता है, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट का जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस बन जाता है। आई डिड द सेम थिंग।
ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस भी मैंने दिखा दिया, इन्होंने राइट भी कर रखा है। अब यहाँ पर है कि सिंस द अमाउंट एग्जिस्टेड इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, मैंने लिखा है 3,80,000 हमारे पास पड़ा है, तो हम पहले सेट ऑफ करेंगे अपना इम्पेयरमेंट लॉस उस रिवैल्यूएशन सरप्लस से। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा विच इज 2,16,600, वो बैलेंस अमाउंट हम किससे सेट ऑफ करेंगे, P&L में ले जाएंगे। ठीक है, एट लास्ट मैंने भी बताया है कि रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारा जो है वो 62,23,400 है, और इसलिए सब्सिक्वेंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 12,44,680 पर एनम। करेक्ट। एंड मैं फिर से क्लेरिफाई कर देती हूँ कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, दिस इज माई सेकंड टाइम मैं ये चीजें फेस कर रही हूँ। अब आप सब बोलोगे कि क्या ही फर्क पड़ जाता है 1.5 नंबर से, 0.5 नंबर से, 4-5 नंबर की ही तो बात है। अरे भाई साहब, फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, स्पेशली उस इंसान को जिसको अपने सीए टाइटल के बीच में सिर्फ 4 से 5 नंबर ही और चाहिए। अगर हर एक सब्जेक्ट में 4 से 5 नंबर का ग्लिच होगा तो ओवरऑल 6 सब्जेक्ट में कम से कम 20 to 30 मार्क्स का ग्लिच होता है। एंड जिन भी लोगों को लगता है मेहनत करो, सब कुछ मेहनत से ही होता है, किस्मत का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर, लेट मी शो यू द लक फैक्टर इन सीए जर्नी। दिस इज द मार्कशीट ऑफ माई September 25 अटेम्प्ट। आई गोट 39 मार्क्स इन FR। मैंने अपने आसपास के लोगों को 150 पे पास होते देखा है, एंड आई गोट द मार्कशीट जिसमें मेरे को बोथ ग्रुप में 144 एंड 144 है। एंड दैट मोमेंट वॉज genuinely heartbreaking for me because I was literally not expecting this at all. बट इट्स ओके नाउ, इसको नियति मान लो या मेरे लाडेश्वर की इच्छा मान लो, हम फिर से तैयारी करेंगे। राधे राधे।